स्वागत है आपका। अध्याय 3 परमाणु संरचना की बात चल रही थी बच्चों। बात हम कर चुके थे अब तक परमाणु के संबंध में दिए गए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो मॉडल थे। हमने बात की थी थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और उसके बाद लेटेस्ट मॉडल नील्स बोर का जो हमारे सिलेबस में है बच्चों। अब जब इन मॉडल्स को हमने पढ़ लिया उसके बाद अब ये पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो चुकी है कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा भाग, कितना बताया था हमने, 10⁻⁻15 मीटर का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक में बच्चों 2 कण विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है धनावेशित कण जिसे हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं बच्चों, और दूसरा कण निरावेशित उदासीन कण जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है जिसे हम न्यूट्रॉन जानते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कण बच्चों छोटे से भाग नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, जहां की इसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उसमें हमारा ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्यमान होता है, क्योंकि वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और हमने ये भी बात सीख ली थी कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाने से हमारा जो परमाणु है ना वो कैसा होता है? विद्युत उदासीन, ना उस पर कोई धन आवेश होता है और ना ही उस पर कोई ऋणावेश होता है। अब इसके बाद बच्चों जब हमें ये वाली चीज पता चल चुकी है कि नाभिक में 2 कण हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो नील्स बोर ने ये भी बताया हमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना कक्षों में चक्कर लगाने वाले, इनकी भी संख्या निश्चित होती है बच्चों, और उसे हम एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके लिए प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लिए एक सूत्र दिया गया। परमाणु की स्थिति की बात कर रहे हैं बच्चों, टॉपिक हमारा है परमाणु की स्थिति। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी उसे हम 2n² से दे सकते हैं। उसका सूत्र हो गया, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र है बच्चों 2n²। ये प्रश्न होता है परीक्षा का कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के लिए सूत्र दीजिए। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र लिखिए, तो हमें लिखना है वहां पर 2n²। 2 तो 2 ही है बच्चों, स्क्वायर ही है, तो n क्या है यहाँ पर? n यहाँ पर है बच्चों कक्षा की संख्या। और नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं बच्चों, क्या वो 1/2, 2/2, 3/4 ऐसे हो सकती हैं? नाभिक के चारों ओर जो कक्षा है वो कैसे होगी? 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगी पूर्णांक में। तो कक्षा की संख्या क्या होगी बच्चों यहाँ पर? n बराबर 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार आगे चलती जाएगी। नील्स बोर ने इन कक्षाओं को नाम भी दिया था, यदि आपको ध्यान हो बच्चों। 1 के लिए उसने नाम बताया था K, 2 के लिए इसी प्रकार L, KL, 3 के लिए M और 4 के लिए N। इस प्रकार बच्चों आगे चलता जाएगा। तो हम बात कर रहे थे प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2n²। यहाँ पर n कक्षा की संख्या है, n जो है कक्षा जो है वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस प्रकार से आगे हो सकती है। और इसी प्रकार कक्षा 1 को K, कक्षा 2 को L, 3 को M और 4 को N नाम दिया गया। अब यदि हम इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों इसकी संख्या गणना करना चाहे तो कैसे करेंगे? यहां हम लिख लेंगे कक्षा, यहां हम लिख लेंगे कक्षा का नाम, और यहां क्या हो जाएगा? अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जैसे कक्षा 1 है बच्चों, उस कक्षा का नाम है K और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन वही सूत्र काम में लेंगे 2n²। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों?
2 इंटू n की जगह मान रखेंगे, क्या रखेंगे, n क्या है, कक्षा की संख्या, तो हम क्या रख देंगे, n की जगह 1 और n का क्या है बच्चों, स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया 2 गुणा 2 गुणा 1 का स्क्वायर, और वर्ग करना, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा बच्चों 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे वो संख्या हमारे पास आ चुकी है 2। ऐसे ही हम दूसरी कक्षा की बात कर सकते हैं, कक्षा 2 जिसका नाम है L, उसके लिए आप यही सूत्र लगाएंगे, 2 गुणा ब्रैकेट में आप कक्षा की संख्या क्या रखेंगे बच्चों, 2 और इसका स्क्वायर। अब संख्या बताइए, 2 का वर्ग हम करेंगे, 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4 और 4 का गुणा बाहर जो 2 है उससे होगा 4 दूना 8। इसका मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों इसके अंदर 8। यदि हम तीसरी कक्षा की बात इसी प्रकार आगे करें, उस कक्षा का नाम दिया गया है M और इस पे भी सूत्र तो वही लगेगा, 2 गुणा, अब यहाँ पर n की जगह वैल्यू आ जाएगी हमारी, n की जगह मान क्या आ जाएगा, 3, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग बच्चों आप पढ़ते ही हैं, 3 तिया 9 और 9 का गुणा किससे करना है, बाहर जो 2 है उससे, 9 दूना 18। इस प्रकार तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में होंगे, 18। यदि हम चौथे के लिए भी निकालना चाहें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, सूत्र हमें 2n स्क्वायर याद रखना है और ज्यादा कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ रखिए आप 2 गुणा n की जगह, अब चूंकि कक्षा की संख्या है 4 तो n का मान हो जाएगा बच्चों 4, 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, 4 का गुणा 4 से, 4 चौक 16 और 16 का गुणा बाहर 2 से, 16 दूना 32। इस प्रकार बच्चों ये तो आ गई हर कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बनाएंगे बच्चों, तो हमें ये वाली बात भी नहीं भूलनी है कि सबसे जो बाह्यतम कक्षा है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। तो हमें ये भी बात आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब ये 8 हो जाएंगे ना बच्चों बाह्यतम कक्षा में, तो हमें अगला वाला कक्ष भरना पड़ेगा। तो आप ये लिख लें, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर, जहां पर n क्या है ये भी हमको समझ में आ चुका है, कक्षा की संख्या है। अब देखिए बच्चों, जिस भी कक्षा में आपकी पूछी जाएगी, यदि मान लीजिए आपके लिए पूछा जाए कि m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि m कक्षा कौन सी है, k, l और m, यानी तीसरे नंबर की कक्षा है। और तीसरे नंबर में आप n की जगह 3 लगा करके आराम से इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे ये पूछा जाए, नाम नहीं दिया हुआ, कक्ष संख्या n बराबर 4, n बराबर 4 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो n बराबर 4 में हम n की जगह 4 रखकर 2n स्क्वायर से 32 मान निकाल करके बता देंगे। लिख लिया होगा बच्चों। इसके बाद जो बच्चों हमें बात करनी है, वो बात करनी है कि आवर्त सारणी में तो बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन हमें कम से कम 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु संख्या 20 तक के तत्वों के नाम, उनके प्रतीक और उनमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस प्रकार होती है ये जरूर पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉनीय व्यवस्था कैसे रहती है।
परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक की आप थोड़ा फुर्ती करके नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो 10वीं में आकर भी हमारे दिमाग में यही आता है कि जो सल्फर है उसका परमाणु क्रमांक 16 कैसे है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 कैसे है, क्योंकि हमें अगर ये सारणी याद ही नहीं होगी तो हमें दिक्कत आती है आगे भी पढ़ाई करने में। परमाणु संख्या, जिसे परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है बच्चों, परमाणु संख्या 1 से 20 तक के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, उसकी बात हम कर रहे हैं। एक टेबल के रूप में हम बात कर लेंगे बच्चों। यहां हम लिख लेंगे क्रम संख्या, यहां हम लिख लेंगे तत्व का नाम। जब नाम भी पता है तो हमें प्रतीक भी उसका पता होना चाहिए। तो पहला आप कॉलम बना लेंगे क्रम संख्या, दूसरा बना लेंगे तत्व का नाम, तीसरा बना लेंगे प्रतीक, चौथा परमाणु क्रमांक कहें इसको, या आप इसको परमाणु संख्या कहें, एक ही बात है। और यदि हम प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो बच्चों वो भी इतनी ही होती है, प्रोटॉन संख्या। या फिर यदि इसमें कहा जाए इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, सभी संख्याएं समान है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों उतनी ही, यदि मान लीजिए किसी का परमाणु क्रमांक है 1 तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी 1, और यदि उसमें इलेक्ट्रॉन की पूछी जाए तो भी संख्या कितनी होगी 1। तो हमने सबके अलग अलग खाने बनाने के बजाय एक ही खाना बना लिया। और उसके बाद बच्चों लास्ट कॉलम हम खींच लेंगे किसका, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। होता कैसे है आप एक बार जनरल समझ लीजिए। हम बात क्या करते हैं बच्चों, नाभिक की करते हैं। नाभिक के बाद ये जो हमारा पहला वाला कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बताएंगे बच्चों तो नाभिक के बाहर जो ये पहला वाला कक्ष है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, अधिकतम 2। तो पहले हम इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी कक्षा में ही भरा जाएगा। लेकिन 2 भरते ये वाला कक्ष तो पूरा हो गया क्योंकि इसकी क्षमता ही कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन की थी। तो जब हमें आगे तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना होगा बच्चों तो हम कहाँ भरेंगे, जो इसके बाद की दूसरे नंबर की कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे, अब आप इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा कैसे हुआ, पहला और दूसरा तो यहाँ भर चुका है इसलिए ये अब इलेक्ट्रॉन हो गया आपका तीसरा। फिर चौथा भी इसी में आएगा, पांचवा भी इसी में आएगा, छठा भी इसी में आएगा, सातवां भी इसी में आएगा, आठवां भी इसी में आएगा, नौवां भी इसी में आएगा और 10वां भी इसी में ही आएगा। कुल मिला के तो हो गए 10, लेकिन 2 तो अंदर वाले कक्षा में हो गए और बाहर वाली में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दूसरी वाली कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। जब हमारे पहली कक्षा में 2 पूरे भर जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 पूरे भर जाएंगे, उसके बाद बच्चों अब इसकी भी क्षमता खत्म हो चुकी है तो अब इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारी तीसरी वाली कक्षा के अंदर भरा जाएगा। अब तीसरी वाली कक्षा में भी पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बच्चों भरे जाएंगे। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में, कि सबसे पहले नाभिक, नाभिक के बाद पहली कक्षा में अधिकतम 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन और सेकंड कक्षा चालू हो जाएगी उसके बाद फिर उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उसके बाद आगे के इलेक्ट्रॉन फिर आगे की कक्षा में भरे जाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं बच्चों यहां से।
नंबर 1 क्रम संख्या, सबसे पहला तत्व का नाम है हाइड्रोजन। साथ ही साथ हम बोल भी रहे हैं, आप लिखते जाएं, क्योंकि 20 तत्व है तो समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। नहीं तो सबसे पहला क्रम संख्या पे तत्व है बच्चों हाइड्रोजन, और इसका प्रतीक होता है H, कैपिटल H। उसमें प्रोटॉन, परमाणु, ये सारी संख्याएं कितनी होती हैं? 1। प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, परमाणु क्रमांक भी 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1। दूसरा तत्व है आपका हीलियम। हीलियम का प्रतीक है बच्चों H, तो हाइड्रोजन का हो गया। तो वैज्ञानिकों ने सोचा दोनों H कैसे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी H से शुरू होता है और हीलियम भी H से शुरू होता है। तो प्रतीकों के बारे में ज्यादा बात हमें अपने अगले पार्ट में करनी है। यहाँ आप ये ध्यान दीजिए कि हीलियम का प्रतीक में बच्चों E भी शामिल कर लिया। फिर E छोटा, पहला वाला बड़ा, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो पहले वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों? 2 भर गया है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा है बच्चों आपका लिथियम। इसका प्रतीक है L बड़ा I छोटा। इसकी परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है 3। अब इसमें 3 होंगे क्या बच्चों? ये सब इलेक्ट्रॉन किसमें बता रहे हैं अपन? पहले वाले कक्ष में। पहला कक्ष 2 भरते ही पूरा हो चुका है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 1। दोनों को जोड़ लीजिए, 2 और 1 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। इतना लिख लीजिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बात जारी करते हैं। 3 तक हम कर चुके थे। सबसे पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम और तीसरा लिथियम। लिथियम के बाद चौथा जो क्रम संख्या पे तत्व है बच्चों, उसका नाम है बेरिलियम। शुरू में सुनेंगे तो सारे नाम थोड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन फिर जाने पहचाने लगने लगेंगे। बेरिलियम का प्रतीक नोट कीजिए, बी बड़ा ई छोटा।
और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 4। तो अभी हमारा दूसरा कोश तो बहुत ज्यादा क्षमता रखता है। कितनी क्षमता बताई थी आपको? 8। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से बना सकते हैं 2 और 2। 5वें नंबर पे तत्व है बोरोन। बोरोन का प्रतीक है बच्चों केवल B। इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसमें 5 और 2 और 3, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसकी व्यवस्था में। 6ठे नंबर पे हमारा तत्व आता है कार्बन। कार्बन का प्रतीक है C। इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6 और 2 और 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हो जाएगी। 7वें नंबर पे आपका तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक है N। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हो गई 2 और 5। इसी प्रकार 8वें नंबर पर आता है बच्चों तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक है O। इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8, 2 और 6 हो गए 8। 9वें नंबर पर आता है आपका फ्लोरीन। 9वें नंबर पर जो तत्व है आपका वो है बच्चों फ्लोरीन। इसका प्रतीक है F। 9 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और भरे जाएंगे 2 और 7। 10वें नंबर पर जो तत्व आता है बच्चों वो है नियोन। N बड़ा E छोटा, नियोन। 10 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और 8। बस हो गई इसकी कहानी खत्म। पहला कक्ष पूरा भर चुका है पहले से ही और दूसरा कक्ष भी अब पूरा भर चुका है। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुके हैं। तो ये यहाँ क्या है? उसके बाद अब जब आगे के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बच्चों वो तीसरे कक्ष में जाएंगे। 11वें नंबर पे आपका तत्व है सोडियम। N बड़ा A छोटा। इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11, 2 पहले वाले में, 8 दूसरे वाले में और 1, 2 और 8 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन भर गए हमारे। 12वें नंबर पे जो तत्व है उसका नाम है मैग्नीशियम। इनके नाम बच्चों आप डेली में 4-4, 5-5 तत्वों को नाम याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप आगे के तत्वों को याद कर सकते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम में 2, 8, 2 हो चुके हैं। 13वें नंबर पे आपका तत्व है एल्यूमिनियम। A बड़ा L छोटा। विन्यास हो गया इसका 2, 8, 3। 2 और 8 10 और 3 13। 14वें नंबर पे आपका सिलिकॉन। Si 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 4। फास्फोरस है बच्चों 15वें नंबर पे। उसका प्रतीक है P। 15 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 2, 8 और 5। ऊपर से थोड़े से मिटा देते हैं बच्चों ताकि हमारे 20 आ सके तत्व। अब फटाफट नोट कर लें।
16वें तत्व की यदि बात करते हैं बच्चों, 16वां तत्व है सल्फर। इसका प्रतीक है S। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है 16 और आपको भरे जाएंगे 2 और 8 10 और 6 16। 7वें नंबर पे क्लोरीन। पहले हमने बात की थी फ्लोरीन F, ये है क्लोरीन, C बड़ा L छोटा। दो 8 और 7 ऑर्गन, A बड़ा R छोटा, 18 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 8। अब पूरी कहानी हो गई बच्चों। ये जो तीसरी वाली कक्षा भी है ना, इसमें बाह्यतम कोश में कितने हो गए 8। अब हमने बात की थी आगे वाला कोश भरा जाएगा। पोटेशियम, प्रतीक है K, 19 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इसका विन्यास होगा 2 8 8 और 1। और लास्ट तत्व जिसकी बात अब हमें करनी है कैल्शियम, C बड़ा A छोटा। 2 8 8 2। तो पहले कक्ष में बच्चों अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते थे, दूसरे में 8 ही आ सकते थे, तीसरे में अधिकतम संख्या तो कितनी होती है 18, लेकिन 8 पहले भर जाने के बाद बच्चों चौथा कोश भर जाता है और उसके बाद जब चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसके बाद फिर तीसरे में दोबारा से भरना आगे चालू होते हैं। आप बड़ी क्लासों में इसके लिए पढ़ोगे। आपको यहाँ इसका विन्यास ध्यान रखना है। 2 8 8 8 के बाद अगला कोश चौथा भरा जाएगा, 1 और 2 उसमें करके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस प्रकार बच्चों ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है। अब आपसे यदि किसी भी तत्व का पूछा जाता है और आपको उसका क्रमांक दिया जाता है, जैसे आपसे ये पूछा गया परमाणु क्रमांक 16 का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखिए, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 16 है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 16 हैं, और 16 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका हमें ध्यान रखना है। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और बच गए कितने 6, तो 2 8 6 उसका विन्यास हो जाए। नोट कर ले। ये सारणी बच्चों किताब में भी बनी हुई है, किताब में तो हर चीज है, लेकिन आप ये देखिए यदि आप किसी चीज को हाथ से लिखते हैं तो आपको याद आसानी से होगा उसकी तुलना में कि केवल अपन देख रहे हैं किताब में। फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों, अगला टॉपिक भी हमें लेना है जो इस पार्ट का अंतिम टॉपिक है, ताकि ये पार्ट आज हमारा यहीं समाप्त हो जाए। लगातार भरते जाने हैं बच्चों, केवल आप ये उतार लीजिए, इनका नाम प्रतीक और नंबर भी लगातार हो जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे 20 तक। जब तक कुछ बच्चे उतार रहे हैं बच्चों, हम आगे की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। हमें बात करनी है समस्थानिक और समभारिक, दो ऐसी टर्म्स है। समस्थानिक क्या है? सम यानी समान, स्थानिक यानी स्थान। ऐसे तत्व जिनको एक ही स्थान पर रखा जाता है, लेकिन बच्चों वो क्या है, उनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्याएं, यानी द्रव्यमान संख्याओं से अपने को अर्थ अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग।
ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, जिसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, वो अलग होता है, लेकिन उनकी परमाणु संख्या एक ही होती है। बच्चों, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। उसकी तुलना में यदि हम बात करें ऐसे तत्व जो आसपास के हैं, यानी अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, तो उनकी परमाणु संख्या तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है कि अलग होगी, क्योंकि वो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हुए भी बच्चों, यदि उनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हैं तो हम उन्हें कहेंगे समभारिक। नाम से आप देखिए, सम यानी समान, भारिक यानी भार। तो ऐसे तत्व जिनका भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, वो तो समभारिक। और समस्थानिक यानी जिनको एक स्थान मिला हो, और एक स्थान किसको मिलेगा बच्चों? जिसका परमाणु क्रमांक समान होगा। आवर्त सारणी में उसको एक ही स्थान मिलेगा। तो परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग होने पर तत्व कहलाएंगे समस्थानिक। और यदि इसकी उल्टी बात होती है बच्चों, तो वो हो गए समभारिक। तो हमें इन दो टर्म्स को समझना है। सोचती हूँ आपने लिख लिया होगा। हाँ जी बच्चों, हम बात कर रहे थे समस्थानिक। परिभाषा कैसे करेंगे हम? एक ही तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो। ध्यान देने की बात है, परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग हो। क्या कहलाते हैं बच्चों? समस्थानिक कहलाते हैं। आप एक उदाहरण के लिए देखिए। इसके लिए एक स्लाइड के माध्यम से आप हाइड्रोजन के समस्थानिक समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक। 3 समस्थानिक हैं बच्चों इसके। सबसे पहला जो है ये आप देखिए नाभिक। नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन है बच्चों, न्यूट्रॉन का नामो निशान ही नहीं है। और बाहर एक जो पहली कक्षा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक आपको बताया हुआ है हाइड्रोजन का, इसका नाम है प्रोटियम। और सूत्र के द्वारा इसको बताते हैं अपन 1H1। नीचे जो 1 लिखा है बच्चों वो उसकी परमाणु संख्या है, और ऊपर जो 1 लिखा है वो उसकी द्रव्यमान संख्या बताते हैं। ये जो है 99.98% प्रकृति में उपलब्ध है। दूसरा आप देखिए, ये भी हाइड्रोजन का ही नाभिक है। इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो एक ही है पहले की तरह, लेकिन एक न्यूट्रॉन इसके पास उपस्थित होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्ष में एक ही है, इसका नाम है ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक कहलाता है बच्चों, क्योंकि इसका प्रतीक भी H ही है, परमाणु संख्या भी एक ही है। लेकिन ऊपर देखिए आप, यहाँ 2 लिखा है, 2 है द्रव्यमान संख्या, जबकि इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी थी? 1। तो यहाँ परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या बदल चुकी है। प्रकृति में इसे ड्यूटेरियम के नाम से जाना जाता है, और 0.015% ही उपलब्ध होता है ये। तीसरा जो है परमाणु वो देखिए आप, ये भी हाइड्रोजन का ही परमाणु है। एक प्रोटॉन लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गई है, इलेक्ट्रॉन एक ही है बच्चों इसके पास। इसे नाम दिया गया है ट्राइटियम का, और इसका सूत्र देखिए हाइड्रोजन, प्रतीक तो वही है, नीचे 1 और ऊपर लिखा है 3, क्योंकि 2 और 1 हो गए 3। ये बहुत ही कम मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है और ये तत्व रेडियो एक्टिव है।
अब आप देखिए 1H1, 1H2, 1H3 बच्चों अलग है, केवल इनकी द्रव्यमान संख्याएं, परमाणु संख्याएं समान हैं, इसलिए आपस में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाएंगे। वापस से क्लास में लौटते हैं। वन H1, 1H2 और 1H3 ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए बच्चों। 1 यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी है वो उसकी परमाणु संख्या बताती है, और ऊपर जो आप ये संख्या लिख रहे हैं वो उसकी द्रव्यमान संख्या बताती है। आपस में ये तीनों तत्व क्या हो गए? एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। इसी प्रकार यदि हम उदाहरण दूसरा लें, ये तो पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण लें बच्चों ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अभी अभी हमने देखी थी 8 थी, 8O16, 8O17 और 8O18 ये किसके समस्थानिक है? ऑक्सीजन के। देखिए तत्व वही है, हमने बात की है एक ही तत्व। परमाणु संख्या समान, हमने बात की थी परमाणु संख्या समान, लेकिन अलग क्या बच्चों? द्रव्यमान संख्या, यहाँ 16, यहाँ 17 और यहाँ 18। तो आपस में ये तीनों भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। इसी प्रकार आप क्लोरीन का उदाहरण ले सकते हैं, जिसकी परमाणु संख्या है 17, इसकी द्रव्यमान संख्या है 35 और इसकी है 37। तत्व वही है क्लोरीन, परमाणु संख्या वही है 17, लेकिन द्रव्यमान संख्या है 35 और 37। तो इस प्रकार बच्चों ये सब आपस में, ये तीनों एक दूसरे के समस्थानिक, ये तीनों एक दूसरे के, और ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। क्या उपयोग है इनका? इसकी यदि बात करें हम, समस्थानिकों के 4 उपयोग हमारे सामने आते हैं बच्चों। सबसे पहले यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, यूरेनियम का जो समस्थानिक है उसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है बच्चों। दूसरा उपयोग यदि हम देखें, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। कैसे? आयोडीन 131 घेंगा रोग के उपचार में, तथा कोबाल्ट CO कोबाल्ट 60 कैंसर रोग के उपचार में काम आता है। तीसरी बात, रासायनिक अभिक्रिया की, समय होने वाला है बच्चों इसलिए हम थोड़ा सा तेज ले रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि जानने में और चौथा है मानव में रक्त संचरण का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का उपयोग। 4 उपयोग हो गए समस्थानिक के बच्चों। ये भी एक प्रश्न होता है, समस्थानिक किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। तो यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में 2 समस्थानिक हमारे काम आता है, आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60 रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि जानने में। और चौथा हमारा हो जाता है रक्त के संचरण का पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अब एक छोटी सी बात और करेंगे हम, जिसके साथ हम अपनी क्लास को आज खत्म करेंगे। समभारिक, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होगी? समान होगी, अलग होगी? जब तत्व ही भिन्न भिन्न है बच्चों तो परमाणु संख्या समान कैसे हो सकती है? इसलिए परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, उन्हें हम क्या कहेंगे? समभारिक। सम यानी समान, भारिक यानी भार। उदाहरण, ऑर्गन और कैल्शियम
दोनों का ही बच्चों द्रव्यमान संख्या 40 है, लेकिन इसका परमाणु संख्या 18 है, जबकि इसकी क्या है 20। इसी प्रकार बच्चों दूसरा उदाहरण यदि हम ले, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की द्रव्यमान संख्या 14 है, लेकिन इसकी परमाणु संख्या 6 और इसकी 7 है। तो इस प्रकार दोनों में अंतर भी आप कर सकते हैं, समस्थानिक में और समभारिक में। समस्थानिक में तत्व एक ही था, लेकिन उसके अलग अलग परमाणु इस प्रकार थे कि द्रव्यमान संख्या बदल गई थी। यहाँ तत्व अलग अलग हैं, लेकिन समानता क्या है, उनमें द्रव्यमान संख्याएं समान हैं, इसलिए ये आपस में क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। लिख लें बच्चों आप, ये आपका लास्ट टॉपिक था इस वाले चैप्टर का। परमाणु संरचना की बात यहीं पूरी करेंगे हम, और उसके बाद अगली क्लास में जब हम मिलते हैं बच्चों नए पार्ट 4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।